नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में चीनी दर्शन को समझने का एक नया आयाम दिया। यह किताब है फेंग यूलान द्वारा लिखित चीनी दर्शन का संक्षिप्त इतिहास। इस किताब को अंग्रेजी में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चाइनीज फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। यह किताब सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि यह चीनी विचारधारा के हजारों साल के सफर को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। आज के वीडियो में हम इस किताब के हर एक महत्वपूर्ण पहलू को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे चीनी दर्शन की जड़ें प्राचीन काल में गहरी हैं और कैसे समय के साथ यह विकसित हुआ। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो चीनी संस्कृति, इतिहास या दर्शन में रुचि रखते हैं। चाहे आप एक छात्र हों, एक शोधकर्ता हों या सिर्फ एक जिज्ञासु व्यक्ति, यह सारांश आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, जिसका शीर्षक है चीनी दर्शन की आत्मा। फेंग यूलान कहते हैं कि चीनी दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह दर्शन क्या है। पश्चिमी दर्शन की तरह चीनी दर्शन महज तर्क और विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि चीनी दर्शन जीवन जीने की एक कला है। यह आपको बताता है कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए, कैसे समाज में शांति बनाए रखी जाए और कैसे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाए। फेंग यूलान इस बात पर जोर देते हैं कि चीनी दार्शनिकों का लक्ष्य सिर्फ सत्य की खोज नहीं था, बल्कि सत्य को अपने जीवन में उतारना था। चीनी दर्शन की एक अनोखी बात यह है कि यह धर्म और दर्शन के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। कई पश्चिमी विद्वान चीनी दर्शन को धर्म कहते हैं, लेकिन फेंग यूलान इसे अलग नजरिए से देखते हैं। वे कहते हैं कि चीनी दर्शन में आध्यात्मिकता है, लेकिन यह किसी देवता या ईश्वर पर आधारित नहीं है। यह मानवीय अनुभव और तर्क पर आधारित है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कन्फ्यूशियस हैं, जिन्होंने कभी अलौकिक शक्तियों के बारे में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा मानवीय रिश्तों और नैतिकता पर जोर दिया। दूसरे अध्याय में फेंग यूलान चीनी दर्शन के उद्भव की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि चीन का भौगोलिक और सामाजिक वातावरण किस तरह दार्शनिक विचारों को आकार देता है। चीन एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ के लोगों का जीवन प्रकृति के चक्रों पर निर्भर था। इसलिए चीनी दर्शन में प्रकृति के साथ सामंजस्य का विचार बहुत गहराई से बसा हुआ है। इस अध्याय में फेंग यूलान ने पूर्व कन्फ्यूशियस काल के विचारों को भी शामिल किया है। उन्होंने बताया कि कैसे प्राचीन चीन में यिन और यांग की अवधारणा, 5 तत्वों का सिद्धांत और प्रकृति के नियमों के बारे में सोचा जाता था। ये सारे विचार बाद में चीनी दर्शन के विभिन्न स्कूलों में विकसित हुए। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय पर, जो चीनी दर्शन के शुरुआती स्कूलों के बारे में है। यह वह समय था जब चीन में 100 स्कूलों का युग कहा जाता है। इस दौरान कई अलग अलग दार्शनिक धाराएं फली फूली। इनमें सबसे प्रमुख थे कन्फ्यूशियस, मोहिज्म, डाओइज्म, लीगलिज्म और कई अन्य। फेंग यूलान ने इन सभी स्कूलों का विस्तार से विश्लेषण किया है। कन्फ्यूशियस चीनी दर्शन के सबसे प्रभावशाली विचारक हैं। उनका असली नाम कोंग क्यू था, लेकिन वे कन्फ्यूशियस के नाम से मशहूर हुए। उनका जन्म 551 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके विचारों का केंद्र रेन या मानवता है। रेन का अर्थ है दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा। कन्फ्यूशियस का मानना था कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरों के प्रति दयालु हो, तो समाज स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। कन्फ्यूशियस ने ली या रीति रिवाजों पर भी जोर दिया। उनके अनुसार रीति रिवाज समाज को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि एक शासक को पहले खुद को सुधारना चाहिए, फिर वह दूसरों पर शासन कर सकता है। यह विचार बाद में सुधार का सिद्धांत बना। कन्फ्यूशियस ने जुंजी या उत्तम पुरुष की अवधारणा दी। एक जुंजी वह है जो नैतिक गुणों से युक्त हो, ज्ञानी हो और समाज में सही व्यवहार करे। कन्फ्यूशियस के बाद उनके शिष्यों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। मेंशियस उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। मेंशियस का जन्म 372 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उन्होंने कन्फ्यूशियस के विचारों को और विकसित किया। मेंशियस का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि मानव स्वभाव मूलतः अच्छा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में करुणा, शर्म, सम्मान और न्याय की भावना जन्मजात होती है, बस इसे विकसित करने की जरूरत है। मेंशियस ने शासन के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन ही शासन का आधार है। अगर कोई शासक अत्याचार करता है, तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। यह विचार बहुत क्रांतिकारी था। मेंशियस ने आर्थिक न्याय की भी बात की।
उन्होंने कहा कि भूमि का बंटवारा समान होना चाहिए और कर उचित होने चाहिए। कन्फ्यूशियस परंपरा में एक और महत्वपूर्ण नाम जुंजी का है। जुंजी का मानना था कि मानव स्वभाव बुरा होता है, लेकिन शिक्षा और संस्कार से इसे अच्छा बनाया जा सकता है। उन्होंने सख्त नियमों और रीति रिवाजों की वकालत की। जुंजी ने यह भी कहा कि स्वर्ग या आकाश कोई नैतिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक हिस्सा है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों को समझकर उनका उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं मोहिज्म की। मोजी इस स्कूल के संस्थापक थे। मोजी ने कन्फ्यूशियस के कई विचारों को चुनौती दी। मोहिज्म का केंद्रीय सिद्धांत सार्वभौमिक प्रेम है। मोजी का कहना था कि हमें सभी लोगों से समान रूप से प्यार करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने पारिवारिक प्रेम की आलोचना की, जो कन्फ्यूशियस परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण था। मोजी ने फायदेमंद कार्य पर भी जोर दिया। उनके अनुसार कोई भी कार्य तभी सही है जब वह समाज के लिए उपयोगी हो। उन्होंने युद्ध का विरोध किया और शांति की वकालत की। मोहिज्म में तर्क और विज्ञान पर भी ध्यान दिया गया। मोजी ने प्रमाण के सिद्धांत बनाए, जो बाद में चीनी तर्कशास्त्र का आधार बने। अब बात करते हैं डाओइज्म की। डाओइज्म एक और प्रमुख दार्शनिक स्कूल है। इसके संस्थापक लाओ त्से हैं, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है। उनकी किताब डाओ दे जिंग को डाओइज्म का मूल ग्रंथ माना जाता है। डाओ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। लाओ त्से ने कहा कि ब्रह्मांड में एक प्राकृतिक नियम काम करता है, जिसे डाओ कहा जाता है। डाओइज्म में वु वेई या अकर्मण्यता का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रकृति के प्रवाह के साथ चलें, बिना किसी बलपूर्वक हस्तक्षेप के। लाओ त्से ने कहा कि सरलता, विनम्रता और प्राकृतिकता जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। उन्होंने कन्फ्यूशियस के रीति रिवाजों की आलोचना की और कहा कि ये समाज को कृत्रिम बनाते हैं। डाओइज्म के दूसरे महान विचारक जुआंगजी हैं। जुआंगजी ने डाओ की अवधारणा को और भी रहस्यमय और गहरा बनाया। उन्होंने कहा कि सत्य अज्ञेय है और हमें अपने ज्ञान के दम को छोड़ देना चाहिए। जुआंगजी ने कई कहानियां और उपमाएं दी, जो चीनी साहित्य में अमर हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है तितली का सपना। जुआंगजी ने एक बार सपना देखा कि वे एक तितली हैं, और जब वे जागे तो उन्हें समझ नहीं आया कि वे जुआंगजी हैं, जो तितली होने का सपना देख रहे थे, या तितली है जो जुआंगजी होने का सपना देख रही है। इस कहानी के माध्यम से जुआंगजी ने वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाया। अब बात करते हैं लीगलिज्म या विधिवाद की। लीगलिज्म का मुख्य प्रस्तावक हान फेई था। लीगलिज्म में कानून और दंड को बहुत महत्व दिया जाता था। हान फेई का कहना था कि इंसान स्वार्थी होता है और केवल सख्त कानून ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कन्फ्यूशियस के नैतिक उपदेशों को अव्यावहारिक बताया। लीगलिज्म का चीन के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। किन राजवंश ने लीगलिज्म को अपनाया और इसी के आधार पर चीन को एकीकृत किया। लेकिन बाद में कन्फ्यूशियस विचारों ने फिर से प्रभाव प्राप्त किया। हमने अब तक चीनी दर्शन के शुरुआती स्कूलों को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं हान राजवंश के काल में। हान राजवंश ने कन्फ्यूशियस को राजकीय विचारधारा बना दिया। फेंग यूलान बताते हैं कि हान काल में चीनी दर्शन ने एक व्यवस्थित रूप लिया। इस समय कन्फ्यूशियस की पुस्तकों को 5 क्लासिक्स के रूप में संकलित किया गया। हान काल के बाद चीन में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। बौद्ध धर्म भारत से चीन आया और उसने चीनी दर्शन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। फेंग यूलान ने बौद्ध धर्म के चीनीकरण का विस्तार से वर्णन किया है। बौद्ध धर्म के साथ आई धारणाएं जैसे कर्म, पुनर्जन्म और शून्यता चीनी विचारों में घुल मिल गईं। बौद्ध धर्म के चीन में 3 मुख्य स्कूल विकसित हुए, तियानताई, हुआयान और चान ज़ेन। चान बौद्ध धर्म विशेष रूप से डाओइज्म से प्रभावित था। चान बौद्ध धर्म में ध्यान और अचानक ज्ञान पर जोर दिया जाता है। फेंग यूलान बताते हैं कि चान बौद्ध धर्म ने चीनी दर्शन को एक नया आयाम दिया, जहां आध्यात्मिक अनुभव को सबसे ऊपर रखा गया। बौद्ध धर्म के प्रभाव के बाद सोंग और मिंग राजवंशों में नव कन्फ्यूशियसवाद का उदय हुआ। नव कन्फ्यूशियसवाद ने कन्फ्यूशियस, डाओइज्म और बौद्ध धर्म के तत्वों को मिलाकर एक नई दार्शनिक प्रणाली बनाई। इसके सबसे महान विचारक थे झू शी और वांग यांगमिंग। झू शी ने ली और की के सिद्धांत को विकसित किया। उनके अनुसार ली सार्वभौमिक सिद्धांत है जो सभी चीजों में विद्यमान है, और की भौतिक ऊर्जा है। हर व्यक्ति के अंदर ली का अंश होता है
और उसे अपने भीतर इस सिद्धांत को पहचानने की जरूरत है। झू शी ने शिक्षा और अध्ययन पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीजों की जांच करके हम सिद्धांत को समझ सकते हैं। उधर वांग यांगमिंग ने झू शी के विचारों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ली बाहर नहीं बल्कि हमारे मन में है। उनका सिद्धांत था सहज ज्ञान या लियांगजी। उनके अनुसार हर व्यक्ति में जन्मजात नैतिक ज्ञान होता है, बस उसे क्रिया में बदलने की जरूरत है। वांग यांगमिंग ने ज्ञान और क्रिया की एकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर आप सही जानते हैं तो आप सही करेंगे ही। नव कन्फ्यूशियसवाद चीन में कई शताब्दियों तक प्रभावी रहा। इसने चीनी समाज, शिक्षा और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। फेंग यूलान बताते हैं कि यह दर्शन चीनी संस्कृति की आत्मा है। अब हम आते हैं किताब के अंतिम अध्यायों की ओर, जहां फेंग यूलान पश्चिमी दर्शन के संपर्क में आने के बाद चीनी दर्शन के विकास पर चर्चा करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में चीन में पश्चिमी विचारों का प्रवेश हुआ। इसने चीनी दर्शन को नई चुनौतियां दी। कई चीनी विचारकों ने पश्चिमी दर्शन और चीनी परंपरा के बीच संश्लेषण की कोशिश की। फेंग यूलान खुद इसी परंपरा के एक महान विचारक हैं। उन्होंने अपनी किताब में चीनी दर्शन को पश्चिमी शैली में व्यवस्थित किया, लेकिन उसकी मूल आत्मा को बरकरार रखा। उनका मानना था कि चीनी दर्शन में सार्वभौमिक मूल्य है, जो आधुनिक दुनिया के लिए भी प्रासंगिक है। इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि दर्शन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। फेंग यूलान हमें बताते हैं कि चीनी दार्शनिकों ने अपने जीवन को अपने विचारों के अनुरूप ढाला। वे सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि जीते भी थे। यही कारण है कि चीनी दर्शन आज भी लोगों को प्रेरित करता है। अब हम किताब के कुछ विशेष विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहला विषय है एकता और विविधता। चीनी दर्शन में कई अलग अलग स्कूल हैं, लेकिन उनमें एक गहरी एकता है। फेंग यूलान बताते हैं कि सभी स्कूल मानवीय अनुभव के गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए कन्फ्यूशियस और डाओइज्म दोनों ही प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देते हैं, हालांकि उनके तरीके अलग हैं। दूसरा विषय है आंतरिक और बाह्य। चीनी दर्शन में आंतरिक आत्मसुधार और बाह्य सामाजिक क्रिया के बीच संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। कन्फ्यूशियसवाद बाह्य समाज पर जोर देता है, जबकि डाओइज्म आंतरिक शांति पर। लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा विषय है अल्पकालिक और शाश्वत। चीनी दार्शनिक अक्सर समय और परिवर्तन के बारे में सोचते थे। उन्होंने आई चिंग या परिवर्तन की पुस्तक में परिवर्तन के सिद्धांत को समझाया। उनका मानना था कि सब कुछ बदलता है, लेकिन बदलाव के पीछे एक शाश्वत नियम है। चौथा विषय है ज्ञान और क्रिया। चीनी दर्शन में जानना और करना अलग नहीं है। जैसा कि वांग यांगमिंग ने कहा, ज्ञान और क्रिया एक है। यह विचार आज के युग में भी बहुत प्रासंगिक है, जहां लोग सिर्फ जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते। पांचवा विषय है अहिंसा और शांति। चीनी दर्शन में अहिंसा का बहुत महत्व है। मोजी ने युद्ध का विरोध किया, डाओइज्म ने कोमलता और अनुकूलन की बात की, और कन्फ्यूशियस ने सहानुभूति पर जोर दिया। ये सारे विचार आज वैश्विक शांति के लिए प्रासंगिक हैं। अब हम किताब के कुछ प्रमुख उद्धरणों पर चर्चा करेंगे। फेंग यूलान ने कई प्राचीन ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं। उदाहरण के लिए डाओ दे जिंग में लिखा है, जो दूसरों को जानता है वह बुद्धिमान है, लेकिन जो खुद को जानता है वह प्रबुद्ध है। यह वाक्य आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाता है। एक और उद्धरण कन्फ्यूशियस के एनालेक्स से है, जो आप अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के साथ न करें। यह नैतिकता का सुनहरा नियम है। जुआंगजी का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, मछलियां पानी में खुश हैं, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि वे खुश हैं? यह दूसरों के अनुभव को समझने की सीमा को दिखाता है। फेंग यूलान ने इन उद्धरणों को चुनकर यह दिखाया है कि चीनी दर्शन में कितनी गहराई है। उन्होंने प्रत्येक उद्धरण का विश्लेषण किया और उसे आधुनिक संदर्भ में रखा। अब हम बात करेंगे कि यह किताब क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, यह चीनी दर्शन का एक व्यवस्थित और संक्षिप्त परिचय देती है। दूसरा, यह पश्चिमी पाठकों के लिए चीनी दर्शन को समझने योग्य बनाती है। तीसरा, फेंग यूलान ने इसे अपने स्वयं के दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखा है, जो किताब को और अधिक रोचक बनाता है। फेंग यूलान खुद एक नव कन्फ्यूशियस विचारक थे। उन्होंने चीनी दर्शन की व्याख्या करते समय अपने समय के सवालों का जवाब देने की कोशिश की। उनकी यह किताब 1948 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, और तब से यह दुनिया भर में चीनी दर्शन की एक मानक पाठ्यपुस्तक बन गई है।
इस किताब को समझने के लिए हमें चीनी इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना होगा। प्राचीन चीन में राजवंशों का उदय और पतन होता रहा। हर राजवंश ने दर्शन को अपने तरीके से अपनाया। उदाहरण के लिए सोंग राजवंश में नव कन्फ्यूशियसवाद फला फूला, जबकि किन राजवंश में लीगलिज्म प्रमुख था। चीनी दर्शन का सामाजिक संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन में परिवार और समाज को हमेशा व्यक्ति से ऊपर रखा गया। यही कारण है कि चीनी दर्शन में कर्तव्य और सामूहिकता पर इतना जोर है। फेंग यूलान ने इस पहलू को अच्छी तरह से समझाया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है चीनी दर्शन का व्यावहारिक पक्ष। पश्चिमी दर्शन की तरह चीनी दर्शन में अमूर्त सिद्धांतों से ज्यादा व्यावहारिक जीवन पर ध्यान दिया जाता है। फेंग यूलान बताते हैं कि चीनी दार्शनिकों ने हमेशा सोचा कि उनके विचार समाज में कैसे लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कन्फ्यूशियस ने शासकों को सलाह दी कि वे नैतिकता से शासन करें। मेंशियस ने आर्थिक नीतियों के बारे में सुझाव दिए। मोजी ने युद्ध रोकने के उपाय बताए। यह सब दर्शाता है कि चीनी दर्शन जीवन से जुड़ा हुआ है। अब हम किताब के कुछ और विशिष्ट पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फेंग यूलान ने चीनी दर्शन की तुलना पश्चिमी दर्शन से भी की है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी दर्शन में ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी पर जोर है, जबकि चीनी दर्शन में नैतिकता और आध्यात्मिकता पर। उन्होंने यह भी दिखाया कि चीनी दर्शन में तर्क का अपना एक अलग रूप है। उदाहरण के लिए चीनी तर्क में द्वंद्वात्मकता का उपयोग होता है, जैसे यिन और यांग के बीच संबंध। यह पश्चिमी द्वैतवाद से अलग है। फेंग यूलान ने अपनी किताब में शून्यता की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला है। बौद्ध धर्म और डाओइज्म दोनों में शून्यता को बहुत महत्व दिया गया है। शून्यता का मतलब खालीपन नहीं है, बल्कि सभी चीजों की परस्पर निर्भरता को समझना है। एक और गहरी अवधारणा है अंतर्दृष्टि। चीनी दार्शनिकों का मानना था कि सत्य को तर्क से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से समझा जा सकता है। यही कारण है कि चान बौद्ध धर्म में अचानक ज्ञान पर जोर दिया जाता है। फेंग यूलान ने यह भी बताया कि चीनी दर्शन में मध्यम मार्ग का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कन्फ्यूशियस और बौद्ध धर्म दोनों में पाया जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज में अति अच्छी नहीं है, संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब हम किताब के कुछ आलोचनात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि फेंग यूलान ने चीनी दर्शन को बहुत सरल बना दिया है, लेकिन यह एक संक्षिप्त इतिहास है, इसलिए सरलीकरण स्वाभाविक है। फिर भी फेंग यूलान ने मुख्य बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है। एक और आलोचना यह है कि फेंग यूलान ने अपने नव कन्फ्यूशियस दृष्टिकोण से किताब लिखी, जो संभवतः एक पक्षीय है, लेकिन उन्होंने अन्य स्कूलों को भी उचित स्थान दिया है। उनकी निष्पक्षता प्रशंसनीय है। आज के समय में चीनी दर्शन का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, यह हमें एक अलग सांस्कृतिक दृष्टिकोण देता है। दूसरा, यह आध्यात्मिकता के नए रास्ते दिखाता है। तीसरा, चीनी दर्शन में पर्यावरण, समाज और आत्म सुधार के लिए गहन विचार हैं, जो आज की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए डाओइज्म में प्रकृति के साथ सामंजस्य का विचार आज पर्यावरण संकट के समय में बहुत प्रासंगिक है। कन्फ्यूशियस की नैतिकता सामाजिक सद्भाव के लिए मार्गदर्शक हो सकती है। बौद्ध धर्म की करुणा मानसिक शांति के लिए उपयोगी है। फेंग यूलान की यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि दर्शन कोई पुरानी चीज नहीं है, बल्कि यह जीवित और गतिशील है। चीनी दर्शन ने सदियों से खुद को नवीनीकृत किया है और आज भी यह कर सकता है। अब हम इस सारांश को समाप्त करने जा रहे हैं। हमने देखा कि चीनी दर्शन का संक्षिप्त इतिहास कितना समृद्ध और विविध है। इसमें कन्फ्यूशियस की नैतिकता, डाओइज्म की रहस्यवादिता, मोहिज्म का सार्वभौमिक प्रेम, लीगलिज्म का व्यावहारिकता, बौद्ध धर्म की गहराई और नव कन्फ्यूशियसवाद का संश्लेषण शामिल है। फेंग यूलान ने इस सबको एक सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी लेखन शैली सरल, स्पष्ट और प्रेरक है। यह किताब न केवल विद्वानों के लिए, बल्कि आम पाठकों के लिए भी उपयोगी है। अगर आपने यह किताब नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको जोरदार सिफारिश करूंगा कि इसे पढ़ें। और अगर आपने पढ़ी है, तो इस सारांश ने आपको कुछ नए पहलू दिखाए होंगे। हमने इस वीडियो में केवल एक संक्षिप्त सारांश दिया है, लेकिन किताब में और भी बहुत कुछ है। फेंग यूलान ने हर अध्याय में कई मूल ग्रंथों के उद्धरण और व्याख्याएं दी हैं। उन्होंने चीनी दर्शन के विकास को ऐतिहासिक संदर्भ में रखा है, जो इसे और अधिक समझने योग्य बनाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको चीनी दर्शन के बारे में एक नई दृष्टि दी है।
यह दर्शन सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक खजाना है। इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी हजारों साल पहले थी। अंत में, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। अगर आपके कोई सवाल है, तो कमेंट में पूछें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। यह था फेंग यूलान की किताब चीनी दर्शन का संक्षिप्त इतिहास का 10,000 शब्दों में गहन विश्लेषण। धन्यवाद।